एक मिनट के लिए रुको और ऑनेस्टली बताओ, आप एसबीआई पीओ जैसी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेते हो, मॉक एग्जाम देते हो, पर स्कोर आया खराब, और एक मॉक दिए फिर से वही स्कोर। यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, डूइंग योर ओन स्टडीज, स्क्रोल एंडलेस करंट अफेयर्स एवरी डे इन यूट्यूब, बट प्लीज क्लियर हो जाता है, लेकिन मेंस फेल, फिर प्रीलिम्स फिर फेल, इतना सारा मेहनत फिर भी सेम रिजल्ट। और हद तो तब होता है जब तुम्हारा वो दोस्त जो तुमसे कम पढ़ता था वो बैंकिंग क्रैक कर लिया, जबकि तुम अभी भी वही पे अटके हो और खुद से ये सवाल पूछते रहते हो, आखिर कमी कहाँ है मेरा एग्जाम प्रिपरेशन में। देखो, मैं समझता हूँ आपका दर्द, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो कमी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो टैलेंट पे नहीं है, नॉट इवन कमी आपकी मेहनत पे है। वो कमी है सिर्फ कुछ गलतियों में जो हर कैपेबल एस्पिरेंट करते हैं बिना जाने, और जिसके वजह से एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी तरीके की 6 मिस्टेकों के बारे में हम बात करेंगे, और मैं ये आपको एश्योर करता हूँ, चाहे आप बैंकिंग पीओ के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो क्लर्क के एग्जाम की, ये जो पॉइंट्स है ये समझने के बाद तुम्हारा जो प्रिपरेशन है इनमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव डिफरेंस दिखेगा, जो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा बैंकिंग की जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो उसको क्रैक करने में। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दोस मिस्टेक्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, दिस इज जॉब हंटर हिंदी, जहां पे हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, सो ध्यान से सुनना। ओके, तो पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की। तो देखो, आप क्रिकेट तो जरूर देखते होंगे, याद है आपको 2011 की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। तो एक बार ध्यान से सोचो, अगर उस रात पाकिस्तान को हराने के बाद इंडिया की पूरी टीम सेलिब्रेशन में लग जाती और फाइनल के लिए प्रिपरेशन नहीं करती, तो क्या इंडिया फाइनल जीतती? जी नहीं जीतती। वो लास्ट बॉल पे धोनी का सिक्सर, वो कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। सेमीफाइनल जो है वो जितना जरूरी था, लेकिन वो चैंपियनशिप नहीं था। सेम चीज अप्लाई होता है बैंकिंग पीओ एग्जाम में। इसमें भी प्रीलिमिनरी इंपॉर्टेंट है, बट वो फाइनल नहीं है, फाइनल है मेंस। और बहुत सारे एस्पिरेंट जो गलती करते हैं वो प्रीलिमिनरी पास करने के बाद इतना ज्यादा सेलिब्रेशन करते हैं, इतना ज्यादा कि अभी तो पास कर लिया, उसके बाद में देखा जाएगा वाली फीलिंग आता है। और जब फाइनली मेंस की बारी आता है तो वो अनप्रिपेयर्ड रह जाता है। अभी मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तो देखो, एसबीआई पीओ में अप्रोक्सीमेटली 15,000 एस्पिरेंट्स जाते हैं, जिनमें से तकरीबन 5,000 के आसपास सिलेक्ट होते हैं। इसका मतलब है 10,000 जो एस्पिरेंट है वो फेल हो जाता है। और ये जो फेल्ड एस्पिरेंट्स है उनकी फेल होने के पीछे बहुत सारा रीजन होता है, जिनमें से एक रीजन है जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। तो आज ही से एक काम करो, एक रूल सेट कर लो। आप दिन में जितना घंटे भी पढ़ाई करते हो, मान लो आप दिन में 5 घंटा पढ़ाई करते हो, तो उनमें से अगर आप फ्रेशर हो तो 3 घंटा या फिर 3.5 घंटा दो प्रीलिम्स की एग्जाम की तैयारी में, 1.5 घंटे के आसपास दो मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में। मतलब दोनों की प्रिपरेशन आप आज ही से करो एक साथ। ऐसा नहीं है कि पहले प्रीलिम्स खत्म हो जाए उसके बाद मेंस स्टार्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप रिपीट कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये जो फंडा है ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जहां पे आपको प्रीलिम्स के लिए 1.5 घंटे के आसपास टाइम देना पड़ेगा और मेंस के लिए 3 से 3.5 घंटे का टाइम आपको दिन में अलॉट करना पड़ेगा। और अगर हम जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो उसको तो आपको डेली रूटीन का पार्ट बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1। ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि प्रीलिम्स खत्म हो जाए उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, क्योंकि फाइनल मैच वही खेलता है जो फर्स्ट मैच से ही फाइनल खेलने की प्रिपरेशन लेके आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपको एसबीआई पीओ बोला जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? ये ना कि ये जो एग्जाम है बहुत टफ होता है, कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त होता है, और प्रॉब्लम आपको ऐसे भी ख्याल आता होगा कि मेरे जैसा कैंडिडेट को एसबीआई क्यों ही सिलेक्ट करेगा। तो देखो, यही कंफ्यूजन, यही सेल्फ डाउट, यही नेगेटिव थिंकिंग आपकी प्रिपरेशन को अंदर ही अंदर से खोखला बना दे रहा है। एक्चुअली आपका जो पेपर है वो उतना भी टफ नहीं होता जितना आपका नेगेटिव माइंडसेट उसको टफ बना लेती है। और ये कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट आपसे अननोइंगली और एक बड़ा गलती कराता है। तुम सोचते हो ये मैथ्स, ये रीजनिंग को टाइमली चेक करने के लिए तुमको जिनेया सुना पड़ेगा,
तभी तुम जाके सिलेक्ट होगे। लेकिन असलियत ये नहीं होता है। एक्चुअली ये जो होता है ना, ये एक बॉक्सिंग मैच की तरह होता है। जैसे कि जो भी बॉक्सर लोग होता है, जो भी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है, उनमें से ज्यादातर प्रैक्टिशनर को सभी तरीके का मूव्स आता है। लेकिन बॉक्सिंग मैच में जीतता वही है जो सही टाइम पर सही मूव खेल जाता है। द सेम थिंग अप्लाइड टू एग्जाम्स लाइक SBI PO। यहाँ पे भी आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपको सही क्वेश्चन चुनना है जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। मान लो आप एग्जाम हॉल में गए और आप जब क्वेश्चन पेपर ओपन किए तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो टफ आ गया। तो टफ क्वेश्चन देख के पहले ही जाके सॉल्व करने की कोशिश मत करो, इनिशियली उसको स्किप कर दो। जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले सॉल्व करो। व्हाट आई मीन बाय दैट, जितना भी सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको लगता है सिंपल है, उसको ट्राई करो 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर करने की। जब ये हो जाए और आपके पास टाइम रहे तो जाके आप फिर से रिवाइज करो वो टफ क्वेश्चन की, और अगर आपको लगता है ये 100% करेक्ट है तो भी जाके उसका आंसर को अटेम्प्ट करो। और ये मत सोचना कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन के ही आंसर देना है। जी नहीं, प्रीलिमिनरी एग्जाम में अगर आप 70-75 प्लस आपको नंबर आ जाता तब भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। अभी ये मत पूछ लेना कि सर तो फिर कितना क्वेश्चन का आंसर करना है। जी नहीं, ये एकदम ही गलत क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए जितना भी आंसर मैं कर पा रहा हूं उसमें से कितना सॉलिड आंसर है, मतलब कितना आंसर मैं एक्यूरेसी के साथ दे पा रहा हूं। द गेम इज नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट मेकिंग एवरी अटेम्प्ट काउंट। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया है। और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बोलना भूल गया था, यह है कि आपको जो करना है, आपका जो रीडिंग एबिलिटी है उसमें काम करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, तो देखो अगर आप ठीक से SBI PO की क्वेश्चन की पैटर्न फॉलो करो तो देखोगे कि इसमें 40 मार्क्स है इंग्लिश के, डिस्क्रिप्टिव में है 30 मार्क्स, और इसके अलावा ग्रुप एक्सरसाइज में भी इंग्लिश कम्युनिकेशन रहता है। तो देखिए सीधा यहाँ पे आपको 40 + 30 70 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट इंग्लिश से ही आता है, प्लस ग्रुप एक्सरसाइज का तो अलग ही फंडा है। तो अगर तुम इंग्लिश को बाद में देखूंगा बोल के अगर तुम छोड़ देते हो तो ये एक बहुत ही बड़ा गलती होगा। तो मैं अब तुमको सजेस्ट करूंगा कि आज से ही रोज 30 to 40 मिनट्स इंग्लिश के लिए अलग से रहो। तो इसमें तुम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, करंट अफेयर पढ़ सकते हो, कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हो, कुछ भी बस पढ़ो, उसको समझो और समझने के बाद उसका एक शॉर्ट समरी बनाओ। तुम जितना ऐसा प्रैक्टिस करते रहोगे ना उतना ही तुम्हारा इंग्लिश की कम्युनिकेशन बोलो चाहे कॉम्प्रिहेंशन वो अच्छा होता रहेगा। तुम क्वेश्चन जल्दी से पढ़ के समझ पाओगे, और जब तुम ये समझ लोगे तो तुम्हारे लिए आंसर करना भी इजी हो जाएगा। तो चलो इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। तो इसे समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एक किसान है जो कि खेत में बीज बोता है, लेकिन बीज बोने के 15 दिन वेट करने के बाद जब वो जाके देखता है कि खेत में फसल नहीं होगा तो वो जाके पूरा बीज उठा लेता है। उसे लगता है कि कोई तो जगह पे मैंने कुछ गलती किया है जिसके लिए ये फसल नहीं फला। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो जाके फिर से नया करके बीज बोने की कोशिश करता है, 15 दिनों के लिए वेट करता है, फिर जाके देखता है कि अगेन फसल नहीं फला। तो ये एग्जाम्पल पे क्या गलती कर रहा था यहाँ पे किसान यहाँ पे गलती कर रहा था कि वो सही टाइम नहीं दे रहा था फसल को उगने के लिए। तो इसके साथ SBI PO का क्या रिलेशन है, तो देखो आप लोगों में से जो भी लोग SBI PO की नोटिफिकेशन के बाद या फिर पहले से ही ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, और मान लो कि कोई भी कारण से, ये चाहे तुम्हारा तबीयत खराब हुआ होगा या फिर किसी भी जगह पे तुम घूमने चले गए होंगे, या फिर किसी भी कारण से तुम जब ब्रेक लेते हो और ब्रेक से वापस आते हो, तुम लोगों में से ज्यादातर लोग फिर से नया करके फ्रॉम द बिगिनिंग स्टडी चालू करता है, मतलब एकदम क्लीन स्लेट अप्रोच। ये जो अप्रोच है ये गलत नहीं है, बट स्ट्रेटेजिकली अगर तुम सोचो ये सही भी नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब तुम हर बार नया करके स्टार्ट करोगे तो इनिशियल जो डोपामिन है ना, वो डोपामिन रश तुमको मिलेगा, और नया करके स्टार्टिंग का जो फायदा होता है कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये इनिशियल फेजेस खत्म हो जाएंगे तुमको डिमोटिवेशन फील होने लगेगा, तुम बोर फील करने लगोगे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखो मैं तुमको बताऊंगा। अगर किसी भी तरीके से तुम्हारा प्रिपरेशन में कुछ भी ब्रेक आता है या फिर तुम खुद से ब्रेक लेते हो, ब्रेक से आने के बाद इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग तुम वहां से ही स्टार्ट करो जहां से तुम छोड़े थे। यहाँ पे तुम्हारे साथ एक इंपॉर्टेंट चीज होगा। पहला वो, जबकि तुम प्रीवियस चीज को रिपीट नहीं करोगे तब तुम्हारा ब्रेन फोर्स हो जाएगा पुराना जो चीज है जो तुमने प्रीवियसली पढ़े थे उसको रिकॉल करने का।
तुम्हारा ब्रेन फोर्स हो जाएगा नया न्यूरॉन प्रोड्यूस करने में, जो तुम्हारा नया जो स्टडी है उसका लिंक पुराना स्टडी से करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और ये एक बहुत ही पावरफुल मेमोरी इंप्रूवमेंट टेक्निक होता है जो तुम अननोइंगली यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जब तुम एग्जाम के लिए बैठोगे तो कहीं ना कहीं पे ये जो तुम टेक्निक प्रैक्टिस किए हो वो बहुत ज्यादा तुमको फायदा दिलाएगा। आशा करता हूँ ये जो पॉइंट है ये आपको समझ में आ गया है। तो चलिए इसी के साथ साथ हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 4 की। तो ये जो मिस्टेक है उसको समझने के लिए पहले हम लोग और एक एग्जाम्पल लेंगे। आप लोग तो ड्राइविंग टेस्ट के बारे में सुने ही होंगे, जिसमें 2 टोटल टेस्ट होता है। एक तो होता है इनिशियल फेज में थ्योरेटिकल टेस्ट, और जो दूसरा होता है वो होता है प्रैक्टिकल टेस्ट। अभी जो भी बंदा थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता है थ्योरी, वो ज्यादातर टाइम पे 100% मार्क्स स्कोर कर लेता है और उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, कब सिग्नल देना पड़ेगा, कहाँ पे रुकना है, कौन सा साइन का मतलब क्या होता है। बट वही बंदा जब जाके ड्राइविंग में उतरता है, मतलब पहली बार गाड़ी टच करता है, तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मान लो कि आप रास्ते से जा रहे हो और आपके पास से एक ट्रक गुजर गया, तो आप इतना ज्यादा नर्वस हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेक कहाँ पे है, कहाँ पे एक्सेलरेशन है, कौन सा सिग्नल देना है, कहाँ पे जाकर रखना है। यही सेम चीज अप्लाई होता है एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन के लिए भी। टीचर क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व कराता है, मैथ्स कराता है, पजल सॉल्व कराता है, तुम उसको अच्छे से समझ लेते हो, उसके बाद तुम मॉक एग्जाम देते हो, मॉक्स में भी तुमको ठीक ठाक मार्क्स आ जाता है, और इसके साथ साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, राइट? कि मैं जाके जब एग्जाम में बैठूंगा मैं सभी क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा। लेकिन यार ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये एक्चुअली तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है। टू बी प्रिसाइज, ये जो कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा टीचर की है जो तुम बोरो कर रहे हो। क्योंकि जब तुमको एक्चुअल क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, वो तुम जब देखोगे तब तुम्हारे सामने तुम्हारा टीचर नहीं होगा, कोई हिंट्स नहीं मिलेगा, कोई पॉज बटन नहीं मिलेगा जिसे तुम पॉज करके सोच पाओगे। जो भी करना है तभी करना है, इंस्टेंट करना है। और इसी में लोग घबरा जाता है, आंसर में गलती हो जाता है, और एक गलती हो जाए तो दूसरा गलती, दूसरा हो जाए तो तीसरा गलती। इससे एक चेन रिएक्शन होता है जिसके वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, इसका सॉल्यूशन है, तुम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका जो क्वेश्चन बना रहे हो, जब तक वो क्वेश्चन का आंसर तुमको खुद से अकेले से बन नहीं रहा है, तब तक वो चैप्टर तुम्हारे लिए कंप्लीट नहीं हुई। उसको तुमको बार बार करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक ये परफेक्ट नहीं हो जाए और तुम 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर नहीं कर पाओ। और जब तुम ये अकेले एक बार कंप्लीट कर लोगे, तभी तुमको मानना है कि वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तब तुमको आगे बढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। अभी इसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी बहुत बंदा जो होता है ना, वो ऐसा होता है, वो प्रैक्टिस से ज्यादा अपना ज्यादातर टाइम, मान लो कि 100% टाइम में से 80% टाइम देता है कंटेंट कंज्यूम पे। मतलब वो पढ़ता रहता है या फिर वो कोई वीडियो देखता रहता है जिससे उसको नॉलेज मिलता रहता है। लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिस है उसके लिए वो सिर्फ 20% ही टाइम देता है। मतलब कंटेंट ज्यादा कंज्यूम किया, आउटपुट पे कम जो है फोकस किया। बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए। तुम कंटेंट देख रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा बात है, तुम पढ़ो, कंटेंट देखो, उसको समझो, लेकिन उसके लिए जो टाइम है वो 20% अलॉट करो और 80% टाइम अलॉट करो उसको प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि देखो, स्विमिंग अगर तुम सीखने के लिए जाओगे तो तुमको पानी में उतरना पड़ेगा। ओनली थ्योरी देखने से तुमको स्विमिंग नहीं आएगा, ठीक है? सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। मतलब तुम पढ़ाई करो, करने के बाद ज्यादातर टाइम प्रैक्टिस में दो, उसकी मॉक सॉल्व करने के लिए दो। और हर बार मॉक एग्जाम खत्म होने के बाद खुद से ये 5 सवाल करो कि पहला, मैं जो ये एग्जाम दिया इसमें कौन सा वो पार्ट आया जिसमें मेरा दिमाग फ्रीज हो गया, मतलब इसके बाद मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे आता तो था, फिर भी आंसर देने के टाइम पे वो गलत हो गया, और ये क्यों हुआ? कहाँ मेरे से एक इजी क्वेश्चन छूट गया? कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो मेरा बाकी सेक्शन को अफेक्ट किया? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वही सेम पेपर फिर से मुझे मिले तो इस बार मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या मैं डिफरेंट कर सकता हूँ उससे अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। एंड दैट इज द सेल्फ एनालिसिस यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू क्रैक द पीओ एग्जाम्स। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि आप सारा दिन पढ़ते रहे, कंटेंट कंज्यूम करते रहे और एंड ऑफ द डे आपका नीट आउटपुट 0 निकला। तो तुम जब मॉक एग्जाम को एक सिम्टम के जगह एक डायग्नोसिस के तरह देखोगे, इसके सामने तुम्हारा एक्चुअल जो प्रिपरेशन है वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद तुम जब जब ये वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करते रहोगे, तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ता रहेगा।
ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो पॉइंट था ये आपको समझ में आ चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 की। तो इसके बारे में बात करने से पहले आपसे एक सीधा सवाल, और मैं चाहता हूँ आप इसका एक ऑनेस्ट आंसर करना। मान लो कि तुम मॉक एग्जाम दे रहे हो और तुमसे कोई एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो तुम क्या करते हो? मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग जब भी कोई क्वेश्चन उसे नहीं आता है तो यूट्यूब खोल लेता है। कोई कोई लोग जो कि बहुत अपडेटेड है वो चैट जीपीटी या फिर कोई एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से हेल्प ले लेता है और फाइनली उसे समझ में आता है कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए। तो एक तरीके से अगर सोचा जाए ये ठीक है, ये तुम कर सकते हो, बट मेरे सजेशन ये होगा कि ऐसा आपको तब तक नहीं करना है जब तक तुम डिटरमाइंड हो जाओ कि तुमसे ये नहीं हो रहा है। टिल द टाइम तुम कोशिश करते रहो उसे सॉल्व करने की, तब तक कोशिश करते रहो जब तक कि तुम फेलियर ना हो जाओ, और तब जाके तुम उस आंसर की जवाब के लिए हेल्प ले सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग इनिशियल फेजेस में ही हार मान लेते हैं और सपोर्ट ढूंढने लग जाता है, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है। एक्चुअली तुमको तो पता ही होगा, जो भी भाई लोग जिम जाता है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है कि ग्रोथ तभी होता है जब तुम फेलियर अचीव करते हो। अगर तुम सेम वेट से सेम एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन परफॉर्म करते रहोगे तो तुम्हारा ग्रोथ एक टाइम के बाद स्टैग्नेंट हो जाएगा, वो और आगे नहीं बढ़ेगा। तो तुमको प्लेटू जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, तुमको हेवी लिफ्टिंग करना पड़ेगा और एक लास्ट रैप के लिए, तब जाके तुम्हारा ग्रोथ होता है। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाइड है। तुम तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम फेल नहीं हो जाते। तुम आज फेल हो गए, दोबारा फेल हो गए, लेकिन धीरे धीरे तुमको ये फेलियर से समझ में आ जाएगा, तुम्हारा पोटेंशियल इंप्रूव होगा और फाइनली तुम वो सवाल जिससे इतने दिन डरते थे, जो देखने के साथ साथ ही यूट्यूब या फिर दूसरा कोई हेल्प लेने के लिए भागते थे, वो तुमसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज जो कि बहुत सारा भाई लोग गलती करता है ये है कि वो पूछते रहते हैं कि सर मैं कब से ये मॉक देना स्टार्ट करूं? मैं तो जस्ट प्रिपरेशन लेना स्टार्ट किया हूं अभी से, क्या मैं मॉक देना स्टार्ट कर दूं? तो देखो, इसका जो जवाब है वो बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा स्ट्रेटजी है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ इससे? देखिए, मॉक तो आप दोगे, लेकिन अप्रोच ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया हो और डायरेक्ट जाकर मॉक देना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब एग्जाम पेपर मिलेगा आपको प्रीलिमिनरीज का, तब देखोगे इसमें कुछ सेगमेंट होता है। ठीक है, आप ट्राई करो ऐसे ही एक एक सेगमेंट को टच करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप आज इंग्लिश का पेपर कर रहे हो, तो इंग्लिश वाला सेगमेंट के ऊपर काम करते रहो। देखो टाइम के साथ साथ तुम कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से कोशिश करो। जब जाके तुमको लगेगा कि ठीक है, इंग्लिश पेपर में सही से कर लूंगा, तो उसके बाद तुम आगे बढ़ो, पॉइंट का पेपर पकड़ लो। कोशिश करो उसको विद इन द टाइम एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करने के लिए। ऐसा करके ही तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, सेगमेंट बाय सेगमेंट, पेपर बाय पेपर, ना कि एक साथ पूरा एग्जाम। पूरा एग्जाम अब तभी देना जब तुमको लगेगा कि मैं हर एक सेगमेंट का पेपर विद इन द टाइम एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर पाऊंगा। तो इससे होगा क्या? तो देखो, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होगा। एक तो बाय अटेम्प्टिंग सेक्शनल मॉक टेस्ट तुम फुल मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो जाओगे, जो कि अल्टीमेटली तुमको तैयार करेगा तुम्हारा एग्जाम क्रैक करने के लिए। और जब जब तुम सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करोगे, तुमको पता चलेगा कौन कौन सा वो जगह है जहां पे तुमको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, और अगर एक बार ये तुमको पता चल गया तो तुम उसके ऊपर काम कर सकते हो और एक सिस्टमेटिक वे पे अप्रोच कर सकते हो मेन एग्जाम की प्रिपरेशन की। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सेक्शनल मॉक विल टेल यू व्हाट टू इम्प्रूव एंड फुल मॉक टेस्ट विल टेल यू हाउ मच यू इम्प्रूव्ड। और एक बात, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो आज से ही तुमको जो करना पड़ेगा कि डेली जीए की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम वीडियोस देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, और यही नोट तुमको रात में पढ़ना पड़ेगा। और ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि तुम रात को ये नोट्स पढ़ के इसको याद रखो, नहीं। मैं तुमको जो बोलना चाह रहा हूँ कि तुम ये जो भी नोट्स ले हो उसको पढ़ो, बार बार करके पढ़ो, एज अ स्टोरी पढ़ते रहो। एक बार, दो बार, तीन बार, धीरे धीरे ये आपको ऑटोमेटिकली मेमोराइज होता रहेगा। तुम्हारा जो दिमाग है वो एक के बाद एक सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट को रिलेट करना सीख जाएगा। दूसरी बात जो कि मैं फिर से बोलूंगा वो है कि इंग्लिश की कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी ब्लॉग पोस्ट हो उसको पढ़ते रहो, जिससे तुम्हारा इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्पीड इंप्रूव होता रहेगा। और तीसरी बात जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो है रोज तुम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो रेगुलरली। और इसका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि पहले जब आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे तब आपका एक्यूरेसी जो है वो मैटर करेगा। वंस आप एक्यूरेसी लाना सीख जाओगे, धीरे धीरे स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा।
मुझे ये भी बताइए कि स्पीड भी जरूरी है, लेकिन फर्स्ट एक्यूरेसी लाओ, धीरे धीरे आप स्पीड के ऊपर भी काम करो, जो कि अल्टीमेटली आपको आपका एग्जाम में फायदा दिलाएगा। अभी के लिए ये 3 चीज प्रैक्टिस करते रहो, और याद रखो जब तुमसे मेंस का जो पेपर है वो इजीली सॉल्व होता रहेगा, तब तुमको ये लगने लगेगा कि प्रीलिमिनरी एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, वो कभी भी मैं क्रैक कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। मतलब तुम एक बिगर गोल पे फोकस करो, करके उसके बाद तुम्हारा प्रिपरेशन शुरू करो, तो नीचे का जो गोल होगा उससे लेसर गोल वो तुमसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो फाइनली बात करते हैं हम लोगों की लास्ट मिस्टेक, जो कि है मिस्टेक नंबर 6। इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारा फैमिली में कोई भी मेडिकल फील्ड में काम करता होगा तो उसको एक चीज पता होगा कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड ट्रीटिंग द सिम्टम वर्सेस ट्रीटिंग द इलनेस। इसका मतलब क्या है? तो देखो, मान लो कि कोई एक डॉक्टर है जो कि सुबह से शाम तक प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास बहुत सारा बीमार इंसान भी आता है अपना इलाज करवाने के लिए। वो कफ सिरप देता है, पैरासीटामोल वगैरह देता है, उसका जो भी बीमार पेशेंट है वो ठीक भी हो जाता है और खुशी खुशी घर भी चला जाता है। लेकिन 2-3 दिनों के बाद उसका जो डिजीज था, उसका जो इलनेस था, वो वापस आ जाता है और वो फिर से वही डॉक्टर के पास वापस आ जाता है। इसमें डॉक्टर के बारे में अगर हम सोचते हैं उसने क्या गलती किया है? वो तो दिन से रात सारा दिन भर काम करता रहता है, वो कोशिश करता रहता है कि उसका पेशेंट को एज मच एज पॉसिबल हेल्प करे। बट यहाँ पे जो गलती है, इसमें उसका इंटेंशन या फिर हार्डवर्क में नहीं है, इसमें उसका गलती है उसका अप्रोच में। वो गलती कर रहा है, सिर्फ सिम्टम्स जो है उसको ट्रीट कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल अप्रोच होना चाहिए था वो है उसका जो डिजीज है, उसका पेशेंट का जो डिजीज है रदर, उसको ट्रीट करना। तो यही एग्जाम्पल अगर हम पीओ की प्रिपरेशन के ऊपर लाए तो हम लोग में से बहुत सारा भाई लोग यही सेम टाइप की गलती करता है, जहां पे तुम मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हो बट तुम्हारा अप्रोच जो है वो गलत हो जा रहा है। तुम्हारा प्रिपरेशन का जो डायरेक्शन है वो सही जगह पे नहीं जा रहा है। तुम रोज उठते हो, दिन भर पढ़ाई करते हो, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते हो, जीए की प्रिपरेशन करते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, सब कुछ कर लेते हो। तुमको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है कि मैं आज सारा दिन बहुत काम किया, बहुत सारा पढ़ाई किया और आज का जो दिन है वो एक प्रोडक्टिव दिन बना। लेकिन अगर तुमसे जाके कोई ये पूछे तुम्हारा एक प्रोडक्टिव जो दिन गया उसमें तुम क्या तुम्हारा एक्यूरेसी के ऊपर काम किया है? अगर किए तो तुम्हारा एक्यूरेसी कितना था? तुम अगर मॉक एग्जाम दिए थे तो जो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, जो रॉन्ग हुआ, उसका पैटर्न क्या था? किस सब्जेक्ट में तुमको ज्यादा टाइम लग रहा है? ये क्या पजल सॉल्विंग में लग रहा है या फिर मैथ्स की कैलकुलेशन में लग रहा है, या फिर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, कौन सा क्वेश्चन के ऊपर काम करूं और कौन सा स्किप करूं? और अगर तुमको ये जो सवाल है उसका जवाब नहीं पता है तो तुम ओनली सिम्टम्स के ऊपर काम कर रहे हो, ना कि डिजीज के ऊपर। और अगर हम मेंस के बारे में सोचते हैं तो एक सीधा बात समझ लो, मेंस तुम्हारा नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है। मेंस जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है तुम्हारा नर्व टेस्ट करने के लिए। तुम एग्जाम हॉल में जाते हो, क्वेश्चन पेपर मिलता है, तुम एग्जाम पेपर खोलते हो और उसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो ही टफ निकल जाता है। तुरंत दिल में एक आवाज आता है, गया मेरा एग्जाम। दूसरी क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग गया। ऐसा करते करते जब तीसरा सवाल आप तुम सॉल्व करते हो, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है एट द बॉटम में पहुंच जाता है। तो अब प्रैक्टिकली करना क्या है? तो देखो, जो मैं पहले से अभी तक बताते आ रहा हूँ कि तुम जो पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो पढ़ाई है, वो जो तुम्हारा प्रोडक्टिव दिन है, वो घंटों में काउंट मत करो, उसको काउंट करो आउटपुट के ऊपर बेस करके। जैसे कि कितना क्वेश्चन आज सॉल्व हुआ, कितना रॉन्ग हुआ, क्यों गलती हुआ, मुझे और क्या करना पड़ेगा कि वैसा गलती और नहीं हो, क्या जो गलती किया वो नया गलती थी या फिर एग्जिस्टिंग गलती के पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये सभी चीज तुमको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरा, बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर काम करो, पढ़ो कहाँ पे क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स देखो। देखो, आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो वो क्यों बढ़ाई गई, वो डिस्कशन, वो न्यूज, ये सब कुछ तुम फॉलो करते रहो। उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि इसका पैटर्न क्या है। तुमको ये सब कुछ समझना पड़ेगा, ना कि याद रखना है। याद तो तुमको बार बार पढ़ते पढ़ते आ ही जाएगा, लेकिन समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली अगर सोचा जाए तो दिस आर द ओनली कॉन्स्टेंट्स और एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ वेरिएबल। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। तो यही कुछ मिस्टेक था जो एस्पिरेंट्स करते हैं और जिसके वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। और आज का जो ये डिस्कशन था ये बेसिकली था उन एस्पिरेंट्स के बारे में जो कैपेबल तो बहुत है, हार्डवर्किंग भी है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स के वजह से उसका एग्जाम जो है क्रैक नहीं होता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज के बाद से या फिर आज से ही ये 6 मिस्टेक्स के बारे में जो हम लोग डिस्कस किए हैं इसके ऊपर काम करो, कोशिश करो जितना हो सके
उसको फिक्स करने की। और अगर तुम ये फिक्स कर पाओ तो तुम्हारे लिए एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि एक बात है ना कि स्मॉल करेक्शंस कंपाउंड डेली एंड दैट इज हाउ द सिलेक्शन हैपेंस। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तभी वीडियो को लाइक करना। और अगर आपका जान पहचान में ऐसा कोई दोस्त है जो प्रिपरेशन करना चाहता है और इसी तरीके का मिस्टेक कर रहा हो तो इस वीडियो को कृपया शेयर करना, हो सके उसका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। और अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक्स आप कर रहे थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं जेन्युइनली ये जानना चाहता हूँ इनमें से कौन सा मिस्टेक आप इतने दिन रिपीट कर रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टू गेट नोटिफाइड अबाउट द लेटेस्ट जॉब न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।